वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले मार्क्संस फार्मा के बारे में। इस वीडियो में करेंगे मार्क्संस फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस और हम आपको इसमें बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, टारगेट्स। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये एक है ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है जो कि इंडिया में पहली बार कोई कर रहा है। यहाँ पे सभी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स या कॉन कॉल या फिर कोई भी तरह की न्यूज़ हो किसी भी बड़े सोर्सेज से, सारे अगर आप देखोगे ईटी नाउ या सीएनबीसी से यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे न्यूज़ आती रहती है, अपडेट होती रहती है रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री चैनल है, बीट द स्ट्रीट आप सर्च कीजिए, नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके ज्वाइन कीजिए। चलिए मार्क्संस फार्मा के रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए रिजल्ट्स थोड़े यहाँ पे वीक आए हैं, जिसके कारण आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पे एकदम फ्लैट यहाँ पे ट्रेड रहा है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे अगर आप देखोगे FY21 के अंदर जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 1376 करोड़ का रहा है, जिसके अंदर 21% की ग्रोथ है। इबिटा के अंदर अगर आप देखोगे 76% की ग्रोथ है, यानी आप समझिए कि इबिटा मार्जिन के अंदर यहाँ पे ग्रोथ आई है। ये FY21 की बात हुई। अगर हम देखेंगे यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स की हाईलाइट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे Q4 के अंदर जो रेवेन्यू रहा है वो 330 करोड़ रहा है, जो पिछले साल से अगर आप देखोगे तो कम हुआ है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो इससे पिछले साल से यहाँ पे रेवेन्यू कम रहा है। वहीं पे EBITDA मार्जिन जैसे कि मैंने बोला बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पे 28.9% की EBITDA मार्जिन है। पैट मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़े, और ये दो फैक्टर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो इबिटा मार्जिन मेरा फेवरेट है। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा फाइनेंशियल मैट्रिक अच्छा है कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने का, तो इबिटा मार्जिन बेस्ट होता है। 28% यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इबिटा मार्जिन है, उसके अंदर यहाँ पे 1% की ग्रोथ लाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप FY21 की बात करो तो यहाँ पे 24% का इबिटा मार्जिन है और 17% का पेट मार्जिन है। यहीं पे अगर आप देखते हो FY21 के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 97% मिली है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर 21% ही ग्रोथ है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने FY टू FY मतलब ये साल के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट Q4 के जो रिजल्ट्स है अगर आप उसको कंपेयर करते हो पिछले क्वार्टर से भी अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़े वीक ही रहे हैं। वहीं पे अगर अपन देखते हैं यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड की यहाँ पे जो बेसिकली मार्क सल्दाना है जो कि इनके MD है, उनका क्या कहना है उसके बारे में, तो उन्होंने बोला ये न्यू लोगो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और यहाँ पे कुछ उनके जो US के बिजनेस है जिन्होंने यहाँ पे जो पहले एक्वायर किए थे, इन लोग की 3-4 सब्सिडरीज है जो इन लोग ने ना हर टाइम पे तरह तरह के टाइम पे यहाँ पे एक्वायर करी है, वो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिटर्न दे रही है और उसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। और कंपनी ने बोला ये अपने बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और यहीं पर अगर आप देखोगे जो कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप देखते हो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ ट्रैक्शन इन कमिंग क्वार्टर, मतलब कुल मिला के ग्रोथ यहाँ पे ओरिएंटेड ग्रोथ पे इनका फोकस रहेगा, जो कि हर कंपनी का रहता है। हर अगर आप मैनेजमेंट कमेंट देखोगे तो ग्रोथ पे ही बात की जाती है। चलिए अगर आप देखते हो इनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो यहाँ पे यूरोप से आता है। ठीक है, यूरोप के बिजनेस से आता है। अगर आप देखोगे 582 करोड़ का बिजनेस है, और वहीं पे उससे ज़्यादा अगर किसी का है तो US से आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखते हो जो कि इंडिया भी इंक्लूड करता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखते हो तो 146 करोड़ का बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें। वहीं पर अगर अपन बिजनेस हाईलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे US की जो बिजनेस ने जो है 34% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे जो यूरोप के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे 14% की ग्रोथ है। कंपनी ने यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे UK के अंदर 5 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। R&D एक्सपेंस यहाँ पे 18.9 करोड़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, अगर आप देखते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 178 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो 132 करोड़ है। और ये फ्री कैश फ्लो का जो फिगर है ना ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी अपन बात कर लेंगे। वहीं पे अगर अपन देखें बैंक इनके पास 212 करोड़ का कैश फ्लो पड़ा है। और यहीं पे भी प्रोडक्ट पाइपलाइन ये जो आउटलुक है, यहाँ पे कंपनी बोल रही है 12 ANDAs US में और 20 MAs यहाँ पे बेसिकली UK में नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये लोग प्लान करेंगे फाइल करने का, और 7 DMFs फाइल करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर में फॉर API बिजनेस। ANDA DMF क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दवाइयों के लिए जो अप्रूवल लिया जाता है ना उसको यहाँ पे AMDA DMFs बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सादी भाषा में बता दिया है। ठीक है, चलो वहीं पे कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्क्संस फार्मा ने कंप्लीट किया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स में ने किया था। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे जो प्लानिंग करी है 200 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स प्लान किया है फॉर्मुलेशन और API बिजनेस के लिए। और यहीं पे अगर आप देखते हैं कैपेसिटी जो एक्सपेंशन चल रहा है अभी वो सॉफ्टेल कैप्सूल्स गोवा के अंदर चल रहा है। चलो ये थी यहाँ पे हाइलाइट्स उनके लिए जिनको यहाँ पे केवल रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, 0.25 रुपीज़ का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अनाउंस किया। अब थोड़े कंपनी के बिजनेस को समझते हैं काफ़ी। अगर आप देखोगे ना इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अलग तरह का बिजनेस है। चलो मैं अब आपको पहले इसका बिजनेस समझाता हूँ, ये कंपनी काम कैसे करती है। देखो
इनके है ना दो बिजनेस है, एक फॉर्मुलेशन का बिजनेस है और एक एपीआई का बिजनेस है। ये नाम बहुत जनों ने सुन लिए होंगे, पर किसी का मतलब पता है कि आपको? देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। अगर आप जो पेन किलर लेते हो, आपकी पेन किलर मान लो ये टैबलेट है, ठीक है ना, ये डिस्प्रिन है आपकी, इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट है जो सही में पेन किलर का काम करता है, और बाकी कुछ इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी के है ना बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। या फिर है ना, मान लो ये पेन किलर का जो इंग्रेडिएंट है इससे कुछ और यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे कुल मिला के बाकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कुछ अदर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ठीक है। तो पेन किलर यहाँ पे मेन इंटेंडेड इफेक्ट देता है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, तो इसको बोला जाता है एपीआई। एपीआई का कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होता, आप डायरेक्ट कभी है ना पेन किलर का एपीआई नहीं खा सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही जेनरिक टर्म में बता रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पे कुछ नॉन एपीआईज मिलाए जाते हैं, नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रीडियंट्स। नॉन एक्टिव फार्मा का इंग्रीडियंट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपनी दवाई के अंदर आपकी टैबलेट्स के अंदर कलर आता है ना, तो नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट कहलाता है, क्योंकि उससे कोई आपको यहाँ पे है ना मेडिकल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका पूरा नहीं हो रहा है, मेडिकल एडवांटेज कुछ भी नहीं है। अब एपीआई को और नॉन एपीआई को जब मिलाया जाता है तो उसको फॉर्मुलेशन कहा जाता है। इनके दो बिजनेस है, फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, जेनरिक फॉर्मुलेशन का इनका बिजनेस सबसे बड़ा है, और एपीआई के अंदर ये लोग अब चालू हो रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा ये लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो एपीआई की अगर आप बात करते हो तो ये बिजनेस थोड़ा छोटा है कंपेयर टू यहाँ पे अगर आप देखते हो फॉर्मुलेशन का। बाकी ये सारी जो ग्रोथ है यहाँ पे FY21 की, पैट की, कैश की, रेवेन्यू की, इबिटा की, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बिजनेस हाइलाइट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो डिविडेंड पॉलिसी है, अभी अगर आप देखोगे 10 to 15 से 25% का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था जो प्रेस रिलीज में था। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं फिनेंशियल, अगर आप देखते हो यहाँ पे Q3 का अगर आप देखते हो हाईलाइट्स को, तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे अगर आप QOQ यहाँ पे एनालिसिस करते हो ना, तो 358 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे अभी कम हुआ है, ठीक है। उसी के अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स के अंदर तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, बट नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है, बट यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, और ये सारी चीज़ें ना लोगों को पसंद नहीं आई है, ठीक है। और अगर आप देखो कि इसका शेयर प्राइस ऑलरेडी भागा है, तो कुछ भी यहाँ पे फैंटास्टिक ग्रोथ नहीं है, एक बहुत ही सिंपल है ना डबल डिजिट की 20% के लगभग की ग्रोथ है। चलिए, वहीं पे अगर अपन बात करें पी रेशो की, तो यहाँ पे पी रेशो जो बैठता है वो 12.7 का बैठता है, लगभग 13 का पी रेशो बैठता है, जो कि अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के टर्म्स में पी के मामले में काफ़ी कम है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंसिस्टेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस जो रही है वो ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू में मैं हर बार बोल रहा हूँ कि कोई ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। 330 करोड़ का रेवेन्यू है, हर बार 5-6 करोड़ ऊपर नीचे। और अगर आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी वही 200 करोड़ के लगभग आता है। पैट यहाँ पे जो अगर आप देखोगे पैट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पे फैक्टर है, बट यहाँ पे मेन जो टॉप लाइन है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी इबिटा मार्जिन भी अगर आप देखते हो तो इबिटा मार्जिन कंसिस्टेंट तो नहीं है, थोड़े बहुत इबिटा मार्जिन बड़े हैं, और ओवरऑल यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है। अच्छा, इस बार कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो रेवेन्यू है ना वो यहाँ पे क्यों इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्यू टू लॉकडाउन यहाँ पे जो डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर, रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स ड्यू टू लॉकडाउन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर, तो ये एक इम्पैक्ट है, रेवेन्यू का यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। चलिए, फाइनेंशियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ROC 32% है, काफ़ी अच्छा है, ROE 26% है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो 4.4 है, नेट डेब्ट टू इबिटा अगर आप देखते हो तो अब नेगेटिव में चला गया, यहाँ पे -0.6 है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप 5 ईयर की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे 767 करोड़ से यहाँ पे अगर आप देखोगे 1380 करोड़ का रेवेन्यू है। वहीं पे सभी तरह के मामले में अगर आप देखते हो पिछले 5 साल में तो देखो बहुत ही शानदार ग्रोथ करी है ना, और आने वाले 5 साल में भी ग्रोथ करेगी, बट यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म अगर लेके बैठा है ना तो उसको यहाँ पे थोड़ा अभी रुकना चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल रेशोज के अंदर अगर आप देखोगे 2.6% का ROE से 26% का ROE, ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे अगर आप नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो इबिटा का रेशो देखते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी है। अच्छा, इनके यहाँ पे जो बिजनेस है ना, यहाँ पे तरह तरह की जो बेसिकली काम करते हैं ना, एक तो न्यूरोलॉजी जो है नर्वस सिस्टम में, एंटी डायबिटिक, कफ एंड कोल्ड, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और पेन मैनेजमेंट, तो ये सारे बिजनेस है। पेन मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा आता है पैसा 43-44%, और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे अलग अलग तरीके से पैसा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर अपन देखेंगे, ये इनके 2 रेवेन्यू है, सेगमेंट रेवेन्यू है, बेसिकली RX है और OTC है, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती है, और वो एक और होती है
तो यहाँ पे जो बेसिकली ना ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स होती है और ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, तो उसका बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने बताया, जो कि एज अ शेयर होल्डर इतना मैटर नहीं करता है। वहीं पे अगर आप देखोगे कंट्री रिस्क कंपनी ने कैसे यहाँ पे पिछले साल से, और अगर आप देखोगे तो कम करती गई है। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे कंट्री रिस्क कैसे कम होती है, देखो इनका है ना तरह तरह की कंट्रीज में काम होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए यहाँ पे कंट्री रिस्क कम होती है। कंपनी का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की है ना 2-3 सब्सिडरीज है, अगर आप देखोगे ये बेल्स हेल्थ केयर है, फिर रेलॉन कैम है, फिर यहाँ पे टाइम कैब्स लैब्स है, और फिर नोवा फार्मास्यूटिकल्स है। ये इसमें से बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें ये यूके के अंदर काम करती है, यूएसए के अंदर, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करती है, ठीक है। नोवा फार्मास्यूटिकल आई थिंक ये शायद ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी है, जितना मुझे याद है। नोवा फार्मास्यूटिकल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करती है, और ये सारी चीज़ें ये इनका अलग अलग तरह का बिजनेस है जो वहाँ पे संभाला जाता है, ठीक है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे, हाँ ये देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही काम करती है ना। बिजनेस ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। वहीं पे रेवेन्यू मिक्स और ज्योग्राफिक मिक्स की बात कर लिए, 95% इनका जो रेवेन्यू आता है रेगुलेटेड मार्केट से आता है। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर मार्जिन हाई होते हैं। उसी के अलावा फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, और यहाँ पे कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी काम कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओटीसी ड्रग्स पे काम कर रही है, और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत तरह तरह की जो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो हार्ड और सॉफ्ट तरह की जेलेटिन कैप्सूल्स और ओरल लिक्विड ऑइंटमेंट वगैरह बनाती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल और वो सारी चीज़ों पे बात करिए, इनका जो प्रोडक्ट बास्केट है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इनकी जो प्रेजेंस है 25 कंट्रीज़ के अंदर है, और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे ना, यूके के अंदर क्रैम्स बिजनेस चालू किया है। क्रैम्स का बिजनेस क्या होता है, इसको समझाने का बेस्ट तरीका है, क्रैम्स का बिजनेस अगर समझना है ना, न्यूलैंड लैब्स का हमारा वीडियो देख लेना, ठीक है, या फिर लॉरस लैब्स का एक वीडियो देख लेना। क्रैम्स का बिजनेस मैंने समझा दिया है। एक तरीके का जो है ना यूनिक एपीआई जो बनाने का काम होता है ना, उसको क्रैम्स का बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर&डी मैन्युफैक्चरिंग गोवा, साउथपोर्ट यूके, और फेमेन एक यूएस की जगह है, वहाँ पे काम होता है। फिर ये नोवा फार्मास्यूटिकल्स है, बेल्स और ये है, और ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स और रिटेल चेन्स को जाता है। ये उनका पूरा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे स्ट्रेटेजिक फोकस आगे क्या क्या रहेगा, तो हायर मार्जिन्स पे रहेगा, और कंट्री एक्सपेंशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन पे रहेगा। वहीं पे एक्सपेंशन रेगुलेटेड मार्केट पे रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हमको अप्रूवल्स मिलने वाले हैं। वहीं पे अदर डेवलप्ड मार्केट्स में यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनके मेन मार्केट है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा है, और ये सारी चीज़ें। और वहीं पे कंपनी अपनी प्रोमिनेंट मार्केटिंग प्रेजेंस को बढ़ाएगी, और ये सारी चीज़ें हैं, और इनका ऐसा तरीके का ये काम है। अच्छा, नाइके फॉर्मुलेशंस विद फ्यू कॉम्पिटिटर्स, इनके जो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है ना, उसके अंदर बहुत ही कम यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है, और उसके जो बैरियर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना कॉस्ट और वो जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी को यहाँ पे अभी 6 अप्रूवल मिलने बाकी है। और वहीं पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो गोवा की अगर हम बात करें, जो मेन प्लांट है 2.4 बिलियन सॉफ्टल कैप्सूल्स पर एनम बनाने की कैपेसिटी है। और उसी के साथ यहाँ पे इनका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। अगर आप देखोगे $9 बिलियन का यहाँ पे मार्केट है, और वहीं पे डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स है, वो सारी चीज़ें है ही, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे मोस्ट एक्टिव इंडिया फर्म्स फोकस्ड इन सॉफ्टेल सेगमेंट। सॉफ्टेल एक तरीके की दवाई होती है, जो कि एक मतलब टाइप ऑफ दवाई होती है, जो बेसिकली ना वो कैप्सूल होते हैं ना, उसको सॉफ्टेल बोलते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मार्केट साइज अगर देखते हो, तो कंपनी ने बोला है कि 23 यहाँ पे अप्रूव्ड या फिर फाइल्ड ANDAs है, और 12 यहाँ पे प्लान किए हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। आउटलुक क्या है कंपनी का, 3-4 प्रोडक्ट चालू करने का, यूएस के ऑपरेशंस को बढ़ाने का। अगर आप देखोगे तो यूएस में अभी एक्सपेंशन भी किया है, ठीक है। उसी के अलावा मार्क्सन्स ने अगर आप देखोगे टाइम कैप लैब्स को एक्वायर किया था। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। उसी के अलावा इनका जो मैंने आपको बताया था कि जो यूएस के अंदर अगर आप देखोगे ओवरऑल जो मार्केट है वो $500 बिलियन का मेडिसिन मार्केट है 2019 की अगर अपन बात करते। और ये CAGR की जो ग्रोथ है ना 4 से 5% की 4 से 5% की CAGR ग्रोथ है, मतलब कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ जो होती है इनके पर्टिकुलरली मेन मार्केट में 4 से 5% की होती है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता है 20% है। तो आप समझिए कि यहाँ पे अगर शेयर प्राइस 50% से ग्रो करेगा ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन मार्केट 5% से है, कंपनी 20% से बढ़ती है, शेयर प्राइस 50% से बढ़ता है, तो कैसे बैठेगा, ठीक है ना। ये सारी एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझा। फिर वहीं पे यूएस में, और ये यूएस के बिजनेस का अपडेट है, और यहीं पे यूएस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह प्लान किए हैं और नए प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेन इनका जो फोकस अभी यूएस पे है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे यूके के अंदर आउटलुक क्या है, नए नए जो 50 प्रोडक्ट बेसिकली जो पाइपलाइन के अंदर है, और 20 MAs का यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट ऑथोराइजेशन होते हैं उनके यहाँ पे अप्रूवल बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
हैं और ओवरऑल जो इनका पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट पाइपलाइन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे 450 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास अगर आप बेल्स की बात करें, और वहीं पे 50 यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और वहीं पे अगर आप एमएस का अप्रूवल देखोगे तो लगभग 40 एमएस अभी आने वाले बाकी है। वहीं पे इनकी जो तरह तरह की स्ट्रेटेजी है यूके के अंदर भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया रीजन बिजनेस और के अंदर भी यहाँ पे अच्छी खासी आउटलुक अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एमए फाइलिंग्स जो मार्केट ऑथराइजेशंस का फाइलिंग है वो यहाँ पे ग्रोथ करने का ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे सभी जगह जो बिजनेस की ग्रोथ है ना इनके जो लीडिंग मार्केट के अंदर वो सिंगल डिजिट की, यहाँ पे भी 5% CAGR ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इमर्जिंग मार्केट्स जो कि बेसिकली इंडिया और बाकी जैसी जो अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 32% की ग्रोथ है, और वहीं पे अगर आप देखोगे एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर 4% की ग्रोथ है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है, यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो अब यहाँ पे लोग बाग इंडिया मेडिकल और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इसलिए इंडिया और बाकी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में जो ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर अपन कंपेयर करें तो उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। ठीक है, जो और यही बहुत बड़ा रीज़न है फाइजर, और अगर आप देखो एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जॉनसन वगैरह जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है इंडिया में आके काम करती है। ठीक है ना, अबॉट की अगर आप बात करो तो ये सब है। वहीं पे गोवा और इनके प्लांट्स है और वो सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पे कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बताई है, तो वो सारी कैपेसिटी है, ट्यूब्स, बॉटल, सचेट क्या होते हैं बेसिकली जो पाउच होते हैं ना उसको सचेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये टैबलेट्स वगैरह सॉफ्ट जेल जो टैबलेट्स होती है और एक सॉलिड टैबलेट्स होती है। वहीं पे R&D हाईलाइट्स अगर आप देखते हो 1.4% कंपनी ने खर्चा किया है इस बार R&D पे। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी के कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसकी अगर अपन बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनकी कौन कौन सी डिजीज़ को ये लोग वो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जिसमें से कफ एंड कोल्ड अपने को समझ में आ रहा है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें, बाकी कार्डियोवेस्कुलर जो कि हार्ट की रिलेटेड होती है। और सारी जो लॉन्चेज है ना यूके में सबसे ज़्यादा लॉन्चेज है, और यूएसए में थोड़े बहुत है, और ऑस्ट्रेलिया में एक लॉन्च है। वहीं पर अगर आप देखोगे इनकी R&D जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 50 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के अंदर है। और वहीं पर अगर आप देखोगे अभी तक यहाँ पे कंपनी 300 से ज़्यादा दवाइयों का यहाँ पे काम कर चुकी है, 25 ANDAs फाइल्ड कर चुकी है। की फोकस एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लॉन्च, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंपनी प्लान्स टू अक्वायर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स इन इंडिया एज वेल एज मार्केटिंग लाइसेंस इन यूरोप USA टू एक्सपैंड इस बिजनेस। मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी एक कंपनी को एक्वायर कर लेना। ऑर्गेनिक ग्रोथ अभी कौन सी होती है, मैं एक्सपेंशन प्लान कर रहा हूँ ना तो वो मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ ऐसे ऐसे होती है, एक बहुत ही मतलब समझाने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। वहीं पे कंपनी को मैंने आपको बताया ना कि API मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे API की कोई कंपनी को खरीद ले। ठीक है, इनके पास 200 करोड़ का यहाँ पे कैश तो है ही, और बाकी भी अगर कंपनी का डेप्ट वेप्ट अगर आप देखते हो तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, लीडरशिप टीम है बाकी अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये कंपनी की हिस्ट्री भी अपन जानेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे R&D वगैरह डेप्ट फ्री है, कैश बैलेंस सरप्लस है, जैसे कि मैंने बताया। की मार्केट्स के बारे में बताया, लार्जेस्ट फार्मा मार्केट है अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्क्सन उसके अंदर आता है। और वहीं पे कंपनी का जो बेसिकली फुल इंटीग्रेशन फॉर हायर B2C रेवेन्यू एंड इंक्रीज मार्जिन वो सब चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट रेशनल पे और सारी बातें बताई है, बहुत तरह तरह की, और अलग अलग वही सारी बातों को घुमा के बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 48% यहाँ पे जो प्रमोटर्स का स्टेक है, और वहीं पे जो अगर आप देखोगे प्लेज यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ESG नॉन कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्ञानबाजी की गई है जो कि बेसिकली CSR होता है। चलो मैं यहाँ पे अब आपको है ना ये फटाफट से एक छोटी सी एक हिस्ट्री जान लो। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से एक है ना 2001 कंपनी में ये बनाई गई थी। 2003 में ग्लेनमार्क फार्मा ने इसको यहाँ पे स्पन ऑफ किया था और इसका नाम मार्क्सन्स फार्मा रखा था। फिर नोवा फार्मास्यूटिकल्स को इन्होंने एक्वायर किया था, फिर यहाँ पे बेल सन्स को किया था और रेलॉन कैम को किया था। उसके बाद मार्क्सन्स फार्मा एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बन गया। उन लोग ने काफ़ी ज़्यादा मर्जर एंड एक्विजिशन की और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप देखोगे नोवा फार्मास्यूटिकल्स, बेल्स हेल्थ केयर, रेलॉन कैम, ये 3 कंपनियाँ इन लोग ने एक्वायर करी थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे शेयर, अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस भी जान लेते हैं।
तो अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक बिल्कुल यहाँ पे एकदम है ना सेम है, ठीक है। एफआईआईज ने स्टेक कम किया है और डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है। और मैं हर बार बोलता हूँ इन लोग के यहाँ पे जो बेसिकली है ना स्टेक सेल वगैरह होते हैं ना, इसको कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड बाय तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। झुनझुनवाला ने स्टेक खरीद लिया, कभी नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि वो करते हैं करोड़ों का काम, अपन लाखों का भी नहीं करते हैं, ठीक है। उनको मार्क्स सेंस फार्मा में अगर नुकसान हो भी गया तो वो कोई एक प्राइवेट कंपनी में कमा लेंगे। आपने का इन्वेस्टमेंट है क्या प्राइवेट कंपनी में? नहीं है ना, तो उनके कभी भी पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर वो शेयर खरीदते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है कि हाँ भाई चलो शेयर खरीदा है, एक अच्छी बात है, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लाइंड बाय नहीं करनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इसमें क्या होगा। देखो ये शेयर है ना ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, मैं अभी चार्ट्स डिस्कस नहीं करूँगा, चार्ट्स पे मेरे को पता है क्या होने वाला है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ना ये शेयर 73 और यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका देखोगे प्राइस, तो इसने काफ़ी एक अच्छा खासा एक है ना गेन भी दिखाया है 6 महीने के अंदर। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो गेन है ना अभी अप्रैल महीने में ही बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, मार्क्सन्स फार्मा के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को एक बार क्या लगता है, अपने को एक बार है ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से वेट करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म वालों को तो बिल्कुल रुक ही जाना चाहिए। और वहीं पे अगर आप देखते हो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बना रहा है बेझिझक, कंपनी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं। 82 यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई बना रखा है, तो अपन यहाँ पे एक साल का टारगेट लेके चलते हैं। 100 रुपये से 110 रुपये तक के टारगेट वापस अच्छे खासे मिल जाएंगे यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर किसी को ऐड करना है तो यहाँ पे 65 वाले एक लेवल का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, 65 से 70 वाले लेवल के लिए। और करंट भाव से भी यहाँ पे एक बाय करनी बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा इसको यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो इनके पीयर्स है उससे अगर अपन कंपेयर करें तो बेसिकली इनका जो एक मेन पीयर है वो आरती ड्रग्स है, उसका अगर आप पी रेशो देखोगे बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे ग्रैन्यूल्स इंडिया है, उसका भी पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक अजंता फार्मा है, अगर अपन उससे भी कंपेयर करेंगे तो वो भी इनसे ज़्यादा ही यहाँ पे बेसिकली है ना ट्रेड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे ना टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बिल्कुल न्यूट्रल बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ओवरऑल जो टेक्निकल जो इंडिकेटर है, अगर आप 1 वीक का भी देखते हो ना, तो यहाँ पे बाय की जगह अगर आप देखोगे तो ये पहले स्ट्रॉन्ग बाय से यहाँ पे न्यूट्रल पे आया था, अभी वापस ये बता रहा है, ठीक है। और 1 मंथ का देखते हो तो और ज़्यादा बताएगा। अगर 4 घंटे का देखोगे तो यहाँ पे अपने आप न्यूट्रल आ गया। लास्ट के जो ट्रेड्स होते हैं ना उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखते हो सपोर्ट जोन है अभी 72, जो कि अपना भाव चल रहा है 72 के लगभग। वहीं पर रेजिस्टेंस कौन सा है? 76 का रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप करंट भाव पे बाय कर सकते हो। और अगर चार्ट देखना ही है तो ये लो चार्ट भी दिखाई देते हैं। तो ये देखो ये चार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, हर बार एक यहाँ पे हाई बनता है और उससे नीचे गिरता है, हर बार की बात है। अगर अपन ये थोड़ा बहुत पहले का छोड़ दे तो यहाँ पे अगर आप हर बार, ये 3 बार ऐसा हुआ है और वापस अभी ख़राब रिजल्ट के कारण ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो ख़राब रिजल्ट तो नहीं है बट एक डिसेंट रिजल्ट है, पर वापस ये ना ये आज भी वो टिक नहीं पाया, 77 के लेवल्स टिक नहीं पाते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, ये जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ 70 से का जो सपोर्ट है, अगर आप 3 महीने का भी चार्ट देखते हो तो लगभग यहाँ पे आप यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट है ना 67 से लेके 70 वाला, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये टूटता है ना तो यहाँ पे वापस सीधा जो लेवल जाएंगे ना फिर वो सीधा नीचे के आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक बार मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से बिल्कुल बाय ना करें और थोड़ा वेट करें, क्योंकि इसमें अभी कोई खास मोमेंटम बन नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे 5 दिन के वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कुछ है ना खास नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉल्यूम बनी थी बट वो वापस अब कम होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको सब समझा दिया, टेक्निकल वगैरह भी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। जिन लोग ने पुराने भाव पे ले रखा है लेके रखे, कोई टेंशन नहीं है। नए वाले लोगों को यहाँ पे 68 से यहाँ पे भाव के लगभग यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए सभी मार्क्सन शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई स्टॉक क्वेरी तो ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम अगर आप हमारे सारे न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, टिप्स से अपडेट रहने के लिए हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना।